Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण सेगमेंट पर परिचर्चा करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कला एवं संस्कृति. आइए कला एवं संस्कृति के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है. आइए अब हम सब नगर नियोजन के बारे में बात करते हैं. टाउन प्लानिंग सिंधु घाटी सभ्यता में एक परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत नगरीय संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित किया. अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली तथा योजनाबद्ध सड़कों और घरों से पता चलता है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में एक अति विकसित संस्कृति का अस्तित्व था. सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की देखरेख में हुई. सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं. समकालीन नगरीय व्यवस्था आयताकार ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी. इस प्रणाली में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं. इस सभ्यता के लोगों ने मुख्यतः 3 प्रकार के भवनों का निर्माण किया: निवास, गृह एवं स्तंभों वाले भवन. इसके साथ साथ बड़े हॉल और सार्वजनिक स्नानागार. यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, आपने एक शब्द यहां पर देखा, आयताकार ग्रिड प्रणाली. दरअसल सिंधु घाटी की सभ्यता के जो नगर नियोजन की व्यवस्था है, कहा जाता है कि वहां पर मुख्य मार्ग और गली की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती थी, जिससे जो बीच का खंड यानी कि जो ब्लॉक बनता था वह आयताकार या फिर वर्गाकार बनता था. मुख्य मार्ग और गली की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करेंगी, जिससे जो ब्लॉक बनेगा ए बी सी डी, जितने भी ब्लॉक बनेंगे सब या तो आयताकार बनेंगे या फिर वर्गाकार बनेंगे. और वर्तमान में भी आप इस चीज को देख सकते हैं. अगर वर्तमान समय के नगर नियोजन व्यवस्था को आप देखिए तो ठीक इसी तरीके से नगर नियोजन की व्यवस्था को किया जा रहा है. इस सभ्यता के लोग मुख्यतः 3 प्रकार के भवनों का निर्माण किए, जिनमें निवास, गृह, स्तंभों वाले बड़े हॉल और सार्वजनिक स्नानागार, जो कि वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं. नगरीय आवासों को जलापूर्ति कुओं के माध्यम से होती थी. यह भी कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है. प्राचीन सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त सीवरेज और जल निकास प्रणाली समकालीन किसी भी नगरीय सभ्यता में नहीं पाई गई, और आप देखेंगे अगर पाई भी गई तो यहां की तुलना में कम विकसित अवस्था में रही. साथ ही साथ यहां पर ढकी हुई नालियां और मेन होल की उन्नत व्यवस्था थी. भवन निश्चित आकार की पकाई गई ईंटों से निर्मित किए गए. इन ईंटों के प्रचलित आकार का अनुपात 4:2:1 था. इमारतों में पत्थरों और लकड़ियों के भी प्रयोग होने के साक्ष्य मिलते हैं. भवनों में मिली सीढ़ियों से प्रतीत होता है कि 2 मंजिले भवन का निर्माण किया जाता था. आप खुद सोच सकते हैं, तकरीबन आज से 5000 वर्ष पहले की सभ्यता, या फिर ईसा से तकरीबन 3000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता जहां पर नगरीय नियोजन ठीक उसी प्रकार से था जिस प्रकार से आज कितने उन्नत अवस्था में भी लोग रहे होंगे. सामान्यतः नगरों का विभाजन गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में हुआ. हालांकि कहीं कहीं इसके अपवाद भी मिलते हैं, जैसे धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभाजित था. आप यहां पर देखें कि सामान्यतः जो नगर होता है वह 2 पार्ट में, एक ऊपरी दुर्ग जिसे गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र कहते हैं, और एक दूसरा होता है निचला नगर, जहां पर ऊपरी दुर्ग और गढ़ी में व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग और शासक वर्ग के लोग रहते थे. वही निचले नगर में जनसामान्य जीवन था. बात अगर हम लोग धौलावीरा की करें, जहां पर नगर का विभाजन 3 भाग में हुआ, तो आप यहां पर देखेंगे ऊपरी दुर्ग, मध्यम भाग और निचला भाग. तो इसका एकमात्र अपवाद है धौलावीरा. बाकी सभी जगहों पर आप देखेंगे नगर का विभाजन 2 पार्ट में हुआ. यह भी स्थापत्य कला को दर्शाता है. गढ़ी दुर्ग क्षेत्र कुलीन वर्ग के लोगों की बस्तियां प्रतीत होती हैं. इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या पहले ही की. लेकिन इसका क्या उद्देश्य था, अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है. यद्यपि किले की 4 दीवारी रक्षा प्राचीर से घिरे थे, परंतु यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इन संरचनाओं का प्रयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया था या बाढ़ के पानी को रोकने के लिए या फिर मोड़ने के लिए. खैर, यहां पर हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज जो हमारा विषय है कला और संस्कृति, इसमें हमें इसके स्थापत्य को देखना है, इसके वास्तुकला की स्थिति को देखना है. कहा जाता है कि अन्नागार एक महत्वपूर्ण संरचना थी जो कि गढ़ी दुर्ग क्षेत्र में स्थित थी. इसका निर्माण कार्य उत्कृष्ट था
इसमें युक्तिपूर्वक वायु निकासी के साधन तथा फसल दबाने के लिए चबूतरे भी बने हुए थे। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक स्नानागार सिंधु सभ्यता के नगरों की एक सामान्य विशेषता थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार इसका प्रमुख उदाहरण पेश करता है। इसका फर्श पक्की ही ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में ही विशाल कुआं था जिससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। इसके चारों तरफ गलियां और कमरे बने हुए थे। साथ ही साथ जलाशय में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी। आप देखेंगे कि जो जलाशय था, कहा जाता है कहीं न कहीं धार्मिक कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया गया। उपयोग किए गए जल के निकासी की भी समुचित व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। समकालीन विश्व की सभ्यताओं में इतनी उन्नत अवस्था में कोई भी सभ्यता नहीं रही। इस स्नानागार का उपयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान अथवा किसी पवित्र कार्य हेतु किया जाता था। इस बात की व्याख्या हमने आपके बीच में रखी। मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन के ध्वंसावशेष भी मिले हैं जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी है। संभवतः धार्मिक सभाओं हेतु इसका उपयोग किया जाता था। यहां से एक पुरोहित आवास भी प्राप्त हुआ है। अर्नेस्ट मैके ने इसे पुरोहित जैसे विशिष्ट लोगों के निवास हेतु निर्मित बताया। अधिकांश नगरवासी व्यापारी या कारीगर प्रतीत होते हैं जो एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ निवास करते थे। कपास और ऊन की कताई इस सभ्यता के लोगों के मध्य काफी प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य अवशेषों से कहीं भी स्पष्ट रूप से मंदिर स्थापत्य के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि जॉन मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो से एक निर्मित भवन को मंदिर के रूप में कहा, फिर भी मंदिर स्थापत्य के भी साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। यहां पर आप कुछ दृश्य देख रहे हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता की स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। आप यहां पर उन महत्वपूर्ण चित्रों को देख सकते हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला का एक अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, और कहा जाता है कि यह स्नानागार जो था यह धार्मिक उत्सवों हेतु प्रयोग किया जाता था। और यहां पर आप देखेंगे स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और कहा जाता है कि यहां से जल निकासी की बड़ी उत्तम व्यवस्था थी। स्वच्छ पानी यहां पर सदैव रहता था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे अन्नागार, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में। और आप देखेंगे कितने व्यवस्थित ढंग से आज वर्तमान समय में जो अन्नागार बनाए जाते हैं उससे कहीं 2 कदम आगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता जहां की स्थापत्य कला का उदाहरण आज भी लिया जाता है और आज भी सीख ली जाती है।